हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी की। और पॉलिटी में अभी तक मेरे 16 लेक्चर हो चुके हैं और यह मेरा 17 लेक्चर है। जो बच्चे मेरे सभी लेक्चरों को, पॉलिटी के सभी लेक्चरों को एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो करना चाहते हैं, वे कृपया करके सक्सेस पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाकर शुरुआत से मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ एक बार बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ आज हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। और संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, यह सभी को पता है। और संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर का मतलब, वेस्टमिनिस्टर मॉडल का अर्थ यह है कि जो सरकार का, जो भारत में वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया है भारत के अंदर। वेस्ट का मतलब जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, और पश्चिमी राष्ट्र यानी कि जैसे कि ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था जो अपनाई गई है उसे ही भारत के अंदर अपनाया गया है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन व लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगर हम बात करें संसद को, संसद का असली जो नाम है उसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि संसद कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध है। संसद को हम कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक संबंध के तौर पर भी दे सकते हैं। ब्रिटेन में उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स व निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यानी ब्रिटेन के अंदर उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स व निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निम्न सदन कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं होता। यानी कि जिस प्रकार संसद का अंग है एक भारत के अंदर राष्ट्रपति, इसी प्रकार जो कांग्रेस यानी कि जो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस उसे वहां बोला जाता है, उसका राष्ट्रपति अंग नहीं होता। यानी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति कांग्रेस का अंग नहीं होता। अगर हम बात करें दोनों सदनों की संरचना के बारे में, तो हम बात करते हैं प्रारंभ में राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, जो वर्तमान में 245 हैं, जिसमें राज्य व संघ से वर्तमान में 229 सदस्य हैं। और वैसे इसमें 238 सदस्य होने चाहिए मैक्सिमम। 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। और ये 12 सदस्य जो वर्तमान में मनोनीत होते हैं, ये खेल, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम बात करें राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में, तो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य यानी जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वे ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगर हम बात करें संघ व राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का किस प्रकार का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है, तो राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधित्व निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। यानी राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही किया जाता है। दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब दिल्ली और पांडिचेरी प्लस अब जम्मू कश्मीर को भी हम बोल सकते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी व जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य संघ शासित प्रदेश राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व रूप से भाग नहीं लेते। यानी केवल दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य संघ शासित प्रदेश राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग नहीं लेते हैं, जैसे लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली वगैरह वगैरह। नामित व नाम निर्देशित सदस्य राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित में विषय ज्ञान व व्यवहारिक अनुभूतियों पर 12 सदस्यों के रूप में उन्हें चुनता है। यानी राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के संबंध में ऐसे व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की संरचना के बारे में। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं, जबकि वर्तमान में लोकसभा की सीटें 545 हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें 530 का होता है और वर्तमान में इसमें 530 सदस्य हैं। वर्तमान में 530 ही सदस्य हैं।
संघ शासित प्रदेश, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें मैक्सिमम 20 सदस्य होते हैं, परंतु वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से 13 लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं। इसमें 2 एंग्लो इंडियन यानी कि 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वे आंग्ल भारतीय हैं जो आजादी के समय जो अंग्रेज भारत के अंदर रह गए थे, उन आंग्ल भारतीयों को भारत के अंदर अधिकार दिया जाता है। अब बात करते हैं राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में। तो लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी लोकसभा के सदस्य राज्य के निर्वाचित क्षेत्रों के लोगों द्वारा, वहां आपको पता होगा कि राज्यसभा के चुनाव में जनता वोट नहीं करती, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और यहाँ लोगों द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर वोट दी जाती है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी भारत में संसद ने संघ राज्य अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ शासित राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि संघ शासित प्रदेशों से भी लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नामांकित व जो नॉमिनेट सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है। यानी यदि लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियंस का नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली के बारे में। लोकसभा की चुनाव प्रणाली किस प्रकार है? तो इसमें चुनाव प्रणाली में हम देखते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सुनिश्चित किया जाता है कि कितने वोट पड़ेंगे और उसी आधार पर निर्वाचित क्षेत्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद निर्वाचित क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं और उस जनसंख्या के हिसाब से सीटें बांटी जाती हैं। तथा संसद की सीटों के लिए राज्य जनसंख्या बढ़ाने की न सोचे, यानी कि संसद की सीटों के लिए राज्य जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, आज़ादी कहा गया है। संविधान में किसी धर्म विशेष के प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी 80 और 80 को आरक्षण दिया गया है, जबकि धर्म के आधार पर नहीं दिया गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट, संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया है, बल्कि यहाँ पारदर्शिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। यानी कि राज्यसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रणाली अपनाई गई है, जिसे एकल मत संक्रमणीय मत का प्रयोग करके चुना जाता है राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में प्रत्यक्ष बहुमत का प्रयोग किया गया है। हम बात करते हैं दोनों के दिनों की अवधि के बारे में। तो राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई थी और होने के बाद यह निरंतर चलने वाली संस्था है और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है, यहाँ की अस्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निर्वाचित कर सकता है। लोकसभा 5 साल तक होती है और 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यानी आपातकाल की कंडीशन में लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल खत्म होने के बाद इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं संसद सदस्य ली जाती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसे उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के शपथ लेनी होगी। उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के व्यक्ति को शपथ लेनी होगी। इसके पास अन्य अर्हता होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई है। अब बात करते हैं निहारिताएं। किस प्रकार लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। पहली कंडीशन यह है कि यह लाभ के पद पर ना हो, परंतु संविधान में कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ का पद क्या होता है?
तब्बू लाभ का पद ऐसा व्यक्ति जो दो स्थानों से भारत सरकार की सैलरी न ले रहा हो या दो भारत सरकार की उद्योग न कर रहा हो या कुछ ऐसे लाभ के पद पर ना हो जहाँ से उसके जुड़े हुए हो, वह दिवालिया या पागल तो ना हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया ना हो और पागल ना हो। पागल दिमाग से एंट्री तौर पर और दिमाग से पागल हो सकता है, और दिवालिया मतलब उस पर सरकारी कर्ज ना हो, क्या भारत का नागरिक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्धारित कर दिया गया हो, यानी कि ऐसी कोई कानून संसद द्वारा बना दिया गया हो तो वह कानून को उस पर वह कानून लागू हो जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये वह राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। एक अन्य कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं दल बदल के आधार पर, यानी एक अन्य कंडीशन है जिसे हम दल बदल के आधार पर भी घोषित कर सकते हैं। अगर कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के आधार पर दल बदल का दोषी मान लिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी सदस्य नहीं बनाया जाता लोकसभा या राज्यसभा का, और ऐसे व्यक्ति को लोकसभा के सदन से या राज्यसभा के सदन से बर्खास्त किया सकता है। अब ये कंडीशन किस प्रकार है? अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करके जिस राजनीतिक दल से टिकट लेकर वह चुनाव जीता हो, यानी दल बदल वह व्यक्ति होगा, दल बदल की दल बदल वह व्यक्ति होगा अगर वह स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल का त्याग करता है, यानी वह अपनी इच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर दे जिसकी टिकट पर वह चुनाव लड़ा है। यदि कोई व्यक्ति अगर बीजेपी से चुनाव लड़ा है और बाद में वह चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को त्याग कर कांग्रेस में शामिल हो गए तो ऐसे व्यक्ति को दल बदल माना जाएगा। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के लिए सदन में मतदान करता है या नहीं करता, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक दल द्वारा यानी बीजेपी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं परंतु वह उस सदन के विरुद्ध मतदान करता है, यानी अपनी पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है और मतदान करने के लिए आता ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को भी दल बदल की श्रेणी में रखना चाहिए। अगर वह निर्दलीय चुना गया हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय चुना गया था और सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया है, यानी कि जो व्यक्ति निर्दलीय चुना गया हो अगर वह व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी दल बदल की श्रेणी में रखना चाहिए। अगर कोई नॉमिनेट व्यक्ति 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह व्यक्ति भी दल बदल की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं स्थानों का विभाजन, किस प्रकार स्थान लोकसभा या राज्यसभा में किस प्रकार करते हैं। पहले बता दें कोई भी ऐसा व्यक्ति हर 5 वर्ष की अवधि के बाद ऐसा व्यक्ति पेंशन का हकदार होता है और उसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि भारत की संचित निधि पर जो वेतन भत्ते भारित होते हैं उन पर संसद में मतदान नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं संसद के कुछ पीठासीन अधिकारियों के बारे में कि संसद में आखिरकार कौन कौन अधिकारी होते हैं। तो पहले अधिकारी के बारे में बात करता हूं मैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की बात करते हैं तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी पहली बैठक के पश्चात जो भी उपस्थित सदस्य होते हैं उनमें से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यह अध्यक्ष जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए लोकसभा का अन्य सदस्य चुना जा सकता है।
राष्ट्रपति अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अब अध्यक्ष 3 मामलों में उसका पद समाप्त हो सकता है। अब ये 3 मामले किस प्रकार है, इन पर हम बात करते हैं। यदि वह सदन का सदस्य ना रहा हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदन का सदस्य ना रहा हो। दूसरी कंडीशन, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षरित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे, तो ऐसा व्यक्ति भी अध्यक्ष पद के स्थान से हट जाएगा, यानी यदि वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे। यदि लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके उसे हटा दे, यानी यदि लोकसभा के सदस्य तात्कालिक समस्त सदस्य बहुमत संकल्प पारित करके उसे स्वयं ही हटा दे, तो वह अपने पद से हट सकता है। अब बात करते हैं उसकी भूमिका और उसके कार्य व शक्तियां, कि आखिरकार लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां किस प्रकार की हैं और उसके कार्य किस प्रकार हैं। तो हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधित्व का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेष अधिकार का अभिभावक होता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के प्रतिनिधित्व का मुखिया होता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है, यानी जितने भी संसदीय मामले होते हैं उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम व संसदीय परंपराओं से अपनी शक्ति व कर्तव्यों का पालन करता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पास 3 स्रोत हैं अपनी शक्तियां चलाने के। पहला भारत का संविधान, वह लोकसभा की प्रक्रिया, वह उसके कार्य संचालन में जो नियम दिए गए हैं, वह संसद की जो परंपराएं हैं, परंपराओं से बनी शक्तियां, उसके कर्तव्यों का वह पालन करता है और उसी हिसाब से वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। संसद की कार्यवाही व संचालन उसका प्राथमिक दायित्व है, यानी संसद की कार्यवाही और उसका संचालन करवाना उसका प्राथमिक दायित्व होता है, प्राथमिक कर्तव्य होता है। यदि संसद में गणपूर्ति कोरम का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में वह संसद की संख्या को स्थगित कर सकता है, संसद को स्थगित कर सकता है। अब गणपूर्ति कोरम यानी कुल सदस्यों का यदि 1/10 उसे गणपूर्ति कोरम बोलते हैं, यानी कुल का अगर 1/10 हम निकालें, तो अगर 550 सदस्यों के लोकसभा का 1/10 काटे तो कम से कम 55 सदस्य। यदि 55 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वह सदन को स्थगित कर सकता है। अगली शक्ति अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह होती है कि वह केवल, यहां मैं केवल शब्द का प्रयोग करूंगा, कि वह केवल बराबरी की स्थिति में ही अपने मत का प्रयोग कर सकता है, यानी कि अगर लोग किसी कारणवश लोकसभा में बहुमत बराबर हो जाए, तो बराबर कंडीशन में ही वह अपने मत का प्रयोग करेगा, अन्यथा नहीं। वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, जो संविधान के हम आर्टिकल 108 में पढ़ेंगे ज्वाइंट सेशंस, तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वह धन विधेयक तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय भी लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। वह भारतीय संसद समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जो भारतीय संसद विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की कड़ी है, वे भारतीय संसद समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की कड़ी है। वह गुप्त बैठक भी बुला सकता है। अब हम बात करते हैं उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता, यानी उसके पास क्या स्वतंत्रता है और क्या निष्पक्षता है, इस पर बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके ही हटाया जा सकता है, यानी उसके पास यह अधिकार है कि उसे हटाने के लिए केवल लोकसभा में विशेष बहुमत, केवल लोकसभा की बात कर रहा हूं, केवल लोकसभा में विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके ही हटाया जा सकता है। उसका वेतन भत्ता भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके कार्य व आचरण ना तो उस पर चर्चा हो सकती है, ना ही उसकी आलोचना की जा सकती है। संसद की प्रक्रिया विनियम करने या व्यवस्था करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की प्रक्रिया व विनियमित करने का जो व्यवस्था है संसद को, वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर की गई है। बराबर होने की दशा में वह अपने मत का प्रयोग करता है, यह उसकी एक स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं संसद के यानी लोकसभा के अन्य पीठासीन अधिकारी से हम बोलते हैं अगले अधिकारी की, जिसका नाम है लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। यह लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष तय करता है। अभी मैंने बताया था कि अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति। जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष तय करता है। यह 3 स्थितियों में अपना पद छोड़ सकता है। पहली कंडीशन, यदि वह सदन का सदस्य ना रहा हो, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, तो वह अपने पद से हट सकता है, यानी उसके पद रिक्त हो जाएगा। यदि वह अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर त्यागपत्र दे दे, यदि वह हस्ताक्षर करके अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे दे, तब भी वह अपने पद से हट सकता है।
यदि लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके उसे हटा दे, यानी यदि लोकसभा के सदस्य संकल्प पारित करके उसे हटा दे तो वह अपने पद से हट जाएगा। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर वह उसके कार्य को करता है, यानी अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष उसे कार्य करता है, और ऐसी स्थिति में ही वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ व प्रतिज्ञा नहीं लेते, यानी अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, वे पद ग्रहण करते समय कोई अलग शपथ प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है जिसको शपथ खुद दिलाता है, जबकि नए अध्यक्ष का चुनाव पर वह खुद समाप्त हो जाता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एक सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है जिसको शपथ वह खुद दिलाता है, और नए अध्यक्ष के चुनाव होने पर उसका पद स्वयं समाप्त हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, वह सिर्फ जिसे राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और प्रोटेम स्पीकर का गठन एक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किया जाता है, और अस्थायी अध्यक्ष केवल तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि अस्थायी अध्यक्ष को चुन नहीं लिया गया हो। जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है वह स्वयं ही उसका पद समाप्त हो जाता है। हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो राज्यसभा का सभापति आपको पता है कौन है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं कर सकता। यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद के कार्य करने लगे, यानी जब राष्ट्रपति के पद का कार्य करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य नहीं करता। राज्यसभा के सभापति को तभी उसके पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया हो। यानी राज्यसभा का सभापति केवल तभी अपने पद से हट सकता है जब वह उपराष्ट्रपति ना रहे, यानी जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। अब हम बात करते हैं सभापति की शक्तियां प्राप्त नहीं, यानी भारत के जो राज्य का सभापति है, राज्यसभा का जो सभापति है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती, उसे कौन कौन सी शक्तियां नहीं है। तो पहली शक्ति तो यही है कि वह धन विधेयक तय नहीं करता। मैंने अभी बताया कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखता, यानी कि वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता। उसके पास एक कंडीशन यह है कि वह मत बराबर होने की स्थिति पर मत दे सकता है, यानी कि वह मत बराबर होने की स्थिति पर मत तो जरूर दे सकता है। उसे राज्यसभा में कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता जब वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी उसे राज्यसभा से कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता जब वह राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। यानी कि उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते हमेशा राज्यसभा के सभापति के नाम से दिए जाते हैं। उसका कोई भी चेक उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं काटा जाता, उसका जो चेक कटता है वह भारत के राज्यसभा के सभापति के रूप में काटा जाता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के उप सभापति के बारे में। तो राज्यसभा का उप सभापति पढ़ते हैं। तो राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में से ही उप सभापति को चुनती है। उप सभापति अपना पद 3 कारणों से छोड़ सकता है। पहला, यदि वह राज्यसभा का सदस्य न रहा हो, यदि उसकी राज्यसभा से सदस्यता समाप्त हो गई हो। यदि वह सभापति को अपना लिखित त्याग पत्र दे दे, यानी कि अगर वह अपना त्याग पत्र सभापति को दे दे, सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति को दे दो। देखो वहां हमने पढ़ा था कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। और यहाँ हम पढ़ते हैं सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को, यानी क्योंकि वो क्या है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को देता है। ये कंडीशन बहुत ज्यादा आपको याद होनी चाहिए, बार बार से रिवाइज करो। अगर हम आगे बात करते हैं, यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा हटाए जाने का प्रस्ताव पास हो जाए, यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा हटाए जाने का प्रस्ताव पास हो जाए, तो इस तरह का कोई प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व नोटिस के बाद दिया जा सकता है। यानी कि उसे विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा में बहुमत द्वारा हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, तो ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए उपसभापति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब हम बात करते हैं संसद के सचिवालय। तो संसद के सचिवालय के बारे में बात करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों का सचिवालय होता है। उनमें कुछ पद पर दोनों सदस्यों के समान सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है, जो अस्थायी अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति संसद का अधिकारी करता है। अब हम बात करते हैं सदन का नेता। तो लोकसभा के नियम के तहत
सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है, यानी लोकसभा में सदन के नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है, और राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है। अब हम बात करते हैं विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष वह व्यक्ति होता है जो पार्टी सबसे बड़ी होती है और जो कुल सदस्यों का 1/10 यानी कुल का 1/10वें हिस्से करीब सीटें प्राप्त करती है। जैसे अगर हम बात करें तो जिस पार्टी को सबसे अधिक विपक्ष में सीटें प्राप्त होंगी, सीट जीतेगी, वही पार्टी विपक्ष के रूप में चुनी जाएगी। तो 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी और इसका कार्य सरकार के कार्यों से की उचित आलोचना करना है, यानी इसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना करना है एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विहिप और सचेतक के बारे में। तो यही मैं बता दूं आपको विहिप क्या है। विहिप कार्यालय का उल्लेख ना तो संविधान में मिलता है और ना ही संसद नियमों में, यानी इसका उल्लेख ना तो कहीं संविधान में मिला है और ना ही इसका उल्लेख आपको कार्यालय में देखने को मिलेगा, संसदीय कार्यालय में। अब हम बात करते हैं आखिरकार ये होता क्या है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता में हो चाहे वह विपक्ष में, संसद के में अपना व्हीप होते हैं, यानी कोई भी राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो चाहे वह विपक्ष में हो, उसका अपना एक व्हीप होता है जिसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब ये सहायक नेता क्या काम करता है? इसका कार्य अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में उपस्थित रखे, यानी यह एक नियम कानून की व्यवस्था है। एक ऐसा सहायक नेता होता है जो अपनी पार्टी के सभी नेताओं को बोलता है कि आप बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित होंगे तथा संबंधित मुद्दों पर पक्ष व खिलाफ पार्टी का सहयोग करेंगे, यानी कि वह अगर पक्ष में है कोई व्हीप तो वह अपने पक्ष में, और जबकि खिलाफ में है तो खिलाफ वाला व्हीप उसके विरोध में। तो सदस्य व्हीप के निर्देशों का पालन करते हैं, यानी जो भी सदस्य होते हैं वह व्हीप के निर्देशों का ही पालन करते हैं। सचेतक मतलब सचेत करना, यह एक सचेत करने वाला नेता होता है जो अपने सदस्यों को सचेत करता है कि आपको सभी को वहां उपस्थित होना है और उस मुद्दों पर आपको यह काम करना है या खिलाफ पार्टी का सहयोग करना है या नहीं करना। इन सभी कंडीशनों पर वह सचेतक कार्य करता है। तो जिन बच्चों को यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम पार्लियामेंट के दूसरे पार्ट पर बात